हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये जो निफ्ट की रिवीजन सीरीज़ चल रही है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस सीरीज़ को लाइक करने के लिए। एंड जिसने जिसने वीडियो 1 देखा है रिवीजन सीरीज़ का, प्लीज़ आप सेकेंड और थर्ड पार्ट और जो पार्ट्स आएंगे देखते जाइएगा, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट ही रिवीजन में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस सीरीज़ के पैटर्न में आपके पास आते जा रहे हैं। इन प्लस ऑफ दिस, जिन स्टूडेंट्स की क्वेरी थी पीडीएफ के लिए, सो पीडीएफ इसलिए नहीं प्रोवाइड की जा रही है सो दैट, क्योंकि पीडीएफ मिल जाती है तो एक रेस्ट हो जाता है कि चलो पीडीएफ है, देख के इसको रिवाइज कर लेंगे। बट आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग ये वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ वीडियोस के साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। अगर किसी को लगता है कि लिखने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, सपोज़ एक क्वेश्चन का अगर आंसर ए है, उसके अलावा बी सी डी जो ऑप्शंस हैं ये भी एक्सप्लेन किए गए हैं, अगर आपको लग रहा है लिखने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर ही लिखिए पॉइंटर्स में। नो नीड टू अपने नोट्स, आप जैसे बाकी ऑप्शंस को आप नहीं मेंशन करना चाहते आप मत मेंशन करिए, बट अपनी नॉलेज में रखिए, बिकॉज नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुन भी लोगे एक बार, आपके लिए सुनने से भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रैदर देन पीडीएफ। पीडीएफ आपके पास हज़ारों पड़ी होंगी, या ये एक पीडीएफ ऐड हो जाएगी तो कोई चेंज नहीं हो जाएगा, पीडीएफ बहुत सारी ऐड हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, हम पीडीएफ से नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ एट अ सर्टेन टाइम जब हम कोई चीज़ देखते हैं हमें सिर्फ वो चाहिए होती है, रेस्ट हम शायद ही उसको ओपन करके कभी पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज और आर ट्रू। इन तीन में से कौन से सेंटेंसेस सही हैं ये आपको फाइंड करना है। पहला सेंटेंस है, ऑल आइसोक्लाइंस आर एक्सपेंशन पाथ्स बट ऑल एक्सपेंशन पाथ्स आर नॉट आइसोक्लाइंस। सारे आइसोक्लाइंस एक्सपेंशन पाथ होते हैं बट सारे एक्सपेंशन पाथ आइसोक्लाइंस नहीं होते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व्स adjusting all inputs including fixed input like land or capital to affect output। और थर्ड सेंटेंस है, stock resources are the resources which are not used in one period of production but can be stored for a later period। तो इसमें जो सेंटेंस आपका करेक्ट है वो है थर्ड वाला, कि स्टॉक रिसोर्सेज ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं यूज़ किए जाते हैं, बट ये स्टोर किए जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस। इनमें से कौन सी मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस सबसे पहले क्या होती है, ये गैस जो होती है ये सिंगल एटम गैस होती है, ये टुगेदर बाउंडेड नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें इन ऑप्शंस में से जो मोनो एटॉमिक गैस है आपकी वो है ऑप्शन नंबर 3 ज़ेनॉन, जिसका सिंबल होता है XE और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 54। ये आपकी कलरलेस, ओडोरलेस और डेंस नोबल गैस होती है। रेस्ट ऑप्शन जो है आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन, क्लोरीन Cl से मेंशन होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका केमिकल नेम Cl। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है इसका, तो हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 1। ये तीनों कैसी गैसेस हैं आपकी, ये भी पता होना चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस तो हमने देख ली, ये तीनों आपकी डाई एटॉमिक गैस हैं। डाई एटॉमिक गैस कौन सी होती हैं, जो दो गैसेस होती हैं मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम्स होते हैं, सॉरी डाई मतलब दो होता है, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती हैं उनमें दो एटम्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाई एटॉमिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन स्टेटमेंट वाला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो रिगार्डिंग सेंसस 2011। सेंसस 2011 के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन है आपका। पहला स्टेटमेंट है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय मोर दैन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डिकेड 2001 to 2011। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो इंक्रीज़ हुई है बाय मोर दैन 181 मिलियन और ड्यूरेशन क्या था 2001 से लेके 2011 तक। और सेकेंड स्टेटमेंट है आपका
कि द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 2011 हैज़ रजिस्टर्ड द शार्पेस्ट डिक्लाइन सिंस इंडिपेंडेंस। तो हमें इसमें से फाइंड करना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं फॉर 2001 to 11, जिसमें आपकी इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन की बात हो रही है, और स्टेटमेंट 2 जिसमें आपकी डिकेडल ग्रोथ की बात हो रही है फ्रॉम 2001 to 2011। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन विद अ चार्ज ऑफ -1। ऑप्शन है कैट आयन, मोनोवेलेंट आयन, पॉलीवेलेंट आयन, एन आयन। तो जो ये नेम है आयन का, जो नेगेटिव 1 है, तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एन आयन। अब यहाँ पे हमने देख लिया नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कौन सा होता है, कैट आयन। ये कैसा होता है आपका, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है। नेक्स्ट है आपका मोनोवेलेंट आयन। मोनोवेलेंट आयन क्या होता है, एक आयन एटम या फिर कोई केमिकल ग्रुप जिसकी वैलेंसी 1 होती है। फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया Na, क्लोरीन हो गया Cl। नेक्स्ट इज पॉलीवेलेंट आयन। आयन जिसके मोर देन 1 पॉसिबल चार्ज होता है उसको पॉलीवेलेंट आयन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप इसका ऑक्साइड आयन ले लो, फिर इसमें एग्जाम्पल आपका सल्फाइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दिसंबर 1991, just a second, in December 1991 which act was amended to bring public enterprises under the purview of the Board of Industrial and Finance Reconstruction as a part of the country's economic reforms program। 1991 में कौन सा एक्ट पास किया गया था जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं आपकी, वो सारे एक एक्ट के अंदर आ जाएंगी, एक बोर्ड के अंदर आ जाएंगी, विच वॉज बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन, कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और चेंजेस के लिए। ऑप्शंस, इंडस्ट्री एक्ट, कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। वो एक्ट था जो कि 1991 में अमेंड किया गया था सारी पब्लिक इंटरप्राइजेस को एक साथ एक बोर्ड के अंडर लाने के लिए। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं एक बार हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका इंडस्ट्रीज़ एक्ट। कौन सी ईयर में, इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1950, जस्ट अ सेकेंड, इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951। इसने क्या किया था, इसने डेवलप किया था कुछ इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में रेगुलेट और डेवलप किया था, इंडस्ट्रीज़ को हेल्प किया था इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। नेक्स्ट इज़ कंपनीज़ एक्ट। अब ये जो कंपनीज़ एक्ट है, ये एक्ट आपका 1956 में, ये एक्ट आपका किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, ये एक्ट आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भाभा कमिटी। अभी रीसेंट रिफॉर्मेशन अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं उसके अंडर इस एक्ट को कंपनीज़ एक्ट 2013 बोला जाता है। ठीक है, इस एक्ट को बहुत ज़्यादा बार चेंज किया गया है, बट लास्ट अमेंडमेंट जो था वो 2013 था जिसमें मेजर चेंजेस किए गए थे इस एक्ट में। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन एक्ट। तो फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन एक्ट जो है ये एक्ट 2010 में था, मतलब आया था फाइनेंशियल एक्ट 2010। इसने क्या किया था कि जितनी भी इंडिविजुअल या फिर बिजनेस हैं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं या फिर जो बंद होने वाले हैं, उन सबको रिकवर करने में हेल्प किया था थ्रू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड। और कंपनीज़ एक्ट का एक लास्ट चीज़, कंपनीज़ एक्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, कंपनीज़ एक्ट ने डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है इन विच एक्ट डोरमेंट कंपनी कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज़ एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन 1923 लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर्स। कौन सी थ्योरी ने इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस हुई थी 1923 में, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस पेयर्स आया था। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी।
ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, इसको एक अनदर नेम भी है जिसको बोला जाता है सेम को एक अनदर नेम भी दिया गया है, प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और इसे किसने डेवलप किया था? इसे जॉन्स निकोलस एंड थॉमस मार्टिन लॉरी ने डेवलप किया था। कौन से ईयर में? 1923 में डेवलप किया था। नेक्स्ट है आपका, इसमें ऑप्शन है अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1887। किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय स्वांते अरेनियस। नेक्स्ट इज डेविस थ्योरी। डेविस थ्योरी सर हम्फ्री डेवी ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1815। और लिवाइस थ्योरी ये गिलबर्ट एन लिवाइस ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1916। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी ये इंट्रोड्यूस हुई थी इन द ईयर 1923 बाय जॉन्स निकोलस ब्रोंस्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी। अरेनियस थ्योरी ये आपकी आई थी इन द ईयर 1857 बाय स्वांते अरेनियस। डेविस थ्योरी ये आपकी सर हम्फ्री डेवी ने इंट्रोड्यूस की थी इन द ईयर 1850। लास्ट इज लिवाइस थ्योरी, ये गिलबर्ट एंड लिवाइस ने इंट्रोड्यूस की थी इन द ईयर 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु mentioned ecosystem as the basic unit in ecology in 1956? इकोसिस्टम को किसने मेंशन किया था एज द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी, और वो भी कौन से ईयर में? 1956। ऑप्शन है एल्डो लियोपोल्ड, रैशल कार्सन, जॉन हार्पर, फ्रांसिस इवांस। तो द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी 1956 में ये आपका मेंशन किया था, इकोसिस्टम मेंशन किया था फ्रांसिस इवांस ने। इसके अलावा ये जितने ऑप्शंस हैं ये सब बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट रह चुके हैं। ऑल्डो लियोपोल्ड की बात करें तो ये अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी भी बोला जाता है। एक निकनेम इन्हें दिया गया है जो है फादर ऑफ वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी। इसी के साथ साथ इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है अ सैंड काउंटी एल्मनैक, और ये 1949 में आई थी। नेक्स्ट इज़ रैशल कार्सन। इनकी बहुत फेमस बुक है, ये भी इन्वायरमेंटलिस्ट थे। इनकी बहुत फेमस बुक है साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में आई थी। नेक्स्ट इज़ जॉन हार्पर। जॉन हार्पर ये इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं थे। जॉन हार्पर आपके ये इनकी डेथ हुई थी इन सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सिंक हुआ था। तो ये इनकी डेथ उस टाइटैनिक में हुई थी, और इन पे एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था द टाइटैनिक्स लास्ट हीरो। द टाइटैनिक्स लास्ट हीरो। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्डो लियोपोल्ड ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था अ सैंड काउंटी एल्मनैक, क्योंकि बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। रैशल कार्सन ने जो बुक लिखी थी इट वाज साइलेंट स्प्रिंग। जॉन हार्पर पे जो बुक लिखी गई थी दैट वाज द टाइटैनिक्स लास्ट हीरो। और इकोसिस्टम को किसने मेंशन किया था एज द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी? फ्रांसिस इवांस। नेक्स्ट, identify the naturally occurring aluminum oxide mineral that usually forms hexagonal barrel shaped prism. इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल है जो हेक्सागोनल बैरल शेप प्रिज्म फॉर्म करता है? ऑप्शन कोरंडम, डोलोमाइट, ओलिवाइन, कैल्कोपाइराइट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कोरंडम। कोरंडम आपका हेक्सागोनल बैरल शेप्ड प्रिज्म फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारतमाला प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया? तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। ये प्रोजेक्ट आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। लार्ज स्केल पे हर जगह हाईवेज कनेक्ट कर देना, रोड्स
की जो कनेक्टिविटी है उसे स्ट्रॉन्ग कर देना बाय कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज। इससे थोड़ा सा गेस लगा होगा, आंसर का गेस आपने किया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज तो हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम करेगी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी नहीं करेगी। होम अफेयर्स भी नहीं करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? मथुरा सेकेंड कैपिटल थी कौन सी डायनेस्टी की? ऑप्शन गुप्ता, मौर्य, कुशाना, मौखरी। तो सबसे पहले ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। गुप्ता और मौर्य की गुप्ता डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी दोनों की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। सेम टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे, ठीक है। कुशाना की कैपिटल आपकी मथुरा थी। इसका करेक्ट आंसर है कुशाना। कुशाना वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ, सॉरी, मथुरा वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशाना डायनेस्टी। कुशाना डायनेस्टी का फाउंडर कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। फाउंडर ऑफ कुशाना डायनेस्टी, फाउंडर थे कुशाना डायनेस्टी के कुजुला कर्फिसिस। इसी के साथ साथ इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहा है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। वो स्कूल अगर हाईलाइट हुआ है किसी डायनेस्टी के रूल के टाइम, तो वो कुशाना डायनेस्टी में जब कुजुला कर्फिसिस थे, फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, उनके टाइम पे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश हुआ है। लास्ट में जो आप ऑप्शन नंबर 4 है मौखरी डायनेस्टी, ये मौखरी डायनेस्टी का कैपिटल था, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया जिस सिटी को बोला जाता है, विच इज़ कन्नौज। तो ये थे आपके ऑप्शंस। गुप्ता और मौर्य का कैपिटल था पाटलिपुत्र, नॉट एट द सेम टाइम, एट द डिफरेंट टाइम्स। कुशाना का कैपिटल था मथुरा, और मौखरी जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं इसका कैपिटल था कन्नौज। कन्नौज सिटी का निकनेम है परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है, एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, मैक्सवेल इक्वेशंस आर अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस गवर्निंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस एंड करंट्स। पहला स्टेटमेंट ये है कि एम्पियर्स लॉ कैसे रिलेशनशिप डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि वो प्रोड्यूस करती है। और दूसरे में मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में बोला गया है कि ये सेट ऑफ 4 इक्वेशंस होती हैं जो गवर्न करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस एंड करंट्स। अब यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए बिकॉज ये जो 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जो गवर्न करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, ये एब्सेंस में नहीं, ये प्रेजेंस में है। इन द प्रेजेंस मतलब सिर्फ एब्सेंस में नहीं, इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ चार्जेस एंड करंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ओनली स्टेटमेंट 1 जिसमें उसने एम्पियर्स लॉ को डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Charcot-Marie-Tooth disease is caused by duplication of the peripheral myelin protein 22 PMP22 gene on which chromosome? Charcot-Marie-Tooth disease जो है वो किस क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन की वजह से होती है? क्रोमोसोम 21, 15, 8, 17। तो ये आपकी क्रोमोसोम 17 के डुप्लीकेशन की वजह से is caused by the duplication of the peripheral myelin protein gene on the chromosome number 17. Just a second. ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये जो क्रोमोसोम 17 होता है ये बहुत रिच होता है प्रोटीन कोडिंग जीन्स के लिए। आपका जो ये क्रोमोसोम 21 और क्रोमोसोम 15 है ये प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग दीज प्रोटीन्स, ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं फॉर मेकिंग दीज प्रोटीन्स। और क्रोमोसोम 8 जो है ये फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन में हेल्पफुल होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है। फिर से रिवाइज, क्रोमोसोम 21, 15 ये आपके प्रोटीन का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका क्रोमोसोम 8 क्या करता है? ये फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन के काम आता है। और क्रोमोसोम 17 जो है ये हाईली रिच होता है प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which portal allowed stakeholders seamless access to information relating to funding, documentation, project monitoring, and approval through 4 efficient ways of logging in for monitoring the implementation of centrally sponsored scheme in 2023? कौन से पोर्टल ने अलाउ किया था स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होती है डॉक्यूमेंटेशन की, फंडिंग की, उसको लॉगिंग इन फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो कि 2023 में आई थी? ऑप्शंस है डिजिटल इंडिया पोर्टल, विकसित भारत पोर्टल, न्याय विकास पोर्टल, प्रधानमंत्री जन भागीदारी योजना पोर्टल। तो ये आता है आपका न्याय विकास पोर्टल के अंडर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट होम मिनिस्टर इन 4 ऑप्शंस में से कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हुमायूं कबीर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बलदेव सिंह। तो आपके जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो थे ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ साथ आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया is मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या स्टेटस था इंडिया में? ऑप्शन 1 यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी और रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग था। सेकंड ऑप्शन है एडवांस टेक्नोलॉजी थी और हाई प्रोडक्टिविटी थी। थर्ड ऑप्शन है एडवांस टेक्नोलॉजी थी बट वेरी मच डिपेंड अपॉन दी रेनफॉल। फोर्थ ऑप्शन है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी एंड द अबेंडेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो ग्रीन रिवोल्यूशन है आपका, ये आपका किससे रिलेट करता है? ये आपका राइस और वीट से रिलेट करता है, फूड ग्रेन से रिलेट करता है। ठीक है, क्या टेन्योर था ग्रीन रिवोल्यूशन का? 1966 से 1967। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया बिफोर द ग्रीन रिवोल्यूशन, वो था आपका ऑप्शन नंबर 1 यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड वॉल्टर फ्लेमिंग स्टेन इन द क्रोमोसोम्स टू सी देम क्लियरली एंड डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस? ऑप्शन 1780, 1901, 1882, 1956। तो वॉल्टर फ्लेमिंग स्टेन ने क्रोमोसोम्स को टू सी देम क्लियरली और एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एक्सप्लेन किया था इन द ईयर, ऑप्शन नंबर 3 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? कौन सा एक्ट में मेंशन है कि प्रेसिडेंट अपने काउंसिल, जो उनके मिनिस्टर्स हैं काउंसिल में, उनकी एडवाइस से बाउंड हो जाएंगे? और वो और कौन लीड करेगा उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? प्राइम मिनिस्टर लीड करेंगे। ऑप्शन 40th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट, 48th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट में मेंशन है विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। 40th अमेंडमेंट, ये 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, जिसमें ये डिफाइन होता है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो पार्लियामेंट इंडियाज़ मैरीटाइम जोन्स की पावर बाउंड्रीज डिफाइन कर सकती है। 46th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1982, इसमें मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स पब्लिक से ले सकती है, सेल्स टैक्स लिवाई कर सकती है। 48th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984, इसको ऑफिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1984 के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1984 अगर पूछता है तो वो कुछ नहीं, 48th अमेंडमेंट एक्ट 1984 है, कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। और इसमें आर्टिकल 360 से रिलेटेड चेंजेस हैं। आर्टिकल 360 वो है कि प्रेसिडेंट कभी भी प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें ये मेंशन है कि इंडियाज़ मैरीटाइम जोन्स की जो बाउंड्रीज़ हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। 46th अमेंडमेंट एक्ट 1982 में ये डिसाइड है
कि स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लोगों से ले सकती है। 48th अमेंडमेंट एक्ट 1984, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1984 भी बोला जाता है, ये आपका जो आर्टिकल 356 है उसमें चेंजेस कर सकती हूँ। 356 में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट कभी भी प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट बाउंड हो जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानने के लिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ठीक है, तो यहाँ पे द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, बंदी जीवन, पत्थर दबी, आनंद मठ, तो ये बुक्स हैं और ये उन बुक्स के राइटर्स हैं। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट बुक है, फर्स्ट क्या, आनंद मठ तो सबने सुना होगा, हम इसी ऑप्शन से पिक करते हैं। जो आपकी आनंद मठ है ये किसने लिखी है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देख लो ऑप्शन डी का ऑप्शन 2 किस में मेंशन है? डी का ऑप्शन 2 फर्स्ट में मेंशन है, फोर्थ में भी मेंशन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ये बहुत फेमस बुक है भगवती चरण वोहरा की। तो ए का 3 किस में मेंशन है? ए का 3 इसमें मेंशन है, इसमें बस इसमें डी का 2 नहीं है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा आपका। ए का 3 इसमें भी मेंशन नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया आपका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, जिसमें मेंशन है, जो बोलता है कि द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब इज़ द बुक ऑफ भगवती चरण वोहरा, बंदी जीवन इज़ द बुक ऑफ सचिंद्रनाथ सन्याल, and Pathardabi is the book of Sarath Chandra Chattopadhyay, and Anand Math is the book of Bankim Chandra Chattopadhyay. Next question है, the rotating columns of air that occur over water bodies and are generally less severe than land tornadoes are known as, जो rotating columns of air होती हैं, जो पानी के ऊपर चलती हैं, जिनको जो कम सीवियर होती हैं टॉर्नेडोज के कंपैरिजन में, उनको क्या कहते हैं? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, वाटर स्पाउट्स। ठीक है, स्क्वेल्स क्या होता है? स्क्वेल्स ये सडन स्टॉर्म होता है जो कि बहुत ही तेज हवाओं के साथ आता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आता है। नेक्स्ट आपका टाइफून्स का क्या होते हैं? ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है। नेक्स्ट, in which of the following cases did the Supreme Court direct that the Parliament cannot take away or abridge any of the fundamental rights for the implementation of डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन कर दिया था कि पार्लियामेंट कोई भी कैन नॉट टेक अवे या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं कर सकती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? मिनर्वा मिल्स केस 1980, केशवानंद भारती केस 1973, इंदिरा साहनी केस 1992, गोलकनाथ केस 1967। तो ये है आपका गोलकनाथ केस, ऑप्शन नंबर 4, 1967। नेक्स्ट, who urged political parties to engage in discussions that inspire unity rather than division and promote ideas instead of personal attacks in the address on the eve of National Voters Day in January 2024? Political leaders को किसने urge किया था to promote ideas इंस्टेड ऑफ पर्सनल अटैक्स, जो कि नेशनल वोटर्स डे जनवरी 2024 पे था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये अर्ज किया गया था हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर राजीव कुमार के थ्रू। नेक्स्ट, हु वन द टाइटल एट द वर्ल्ड चेस आर्मगेडॉन एशिया एंड ओशनिया इवेंट इन अप्रैल 2023? वर्ल्ड चेस का टाइटल किसको मिला था? डी गुकेश, पी हरिकृष्ण कोनेरू हम्पी और विश्वनाथ आनंद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डी गुकेश। इनको मिला था वर्ल्ड चेस आर्मगेडॉन एशिया एंड ओशनिया इवेंट इन अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजर्शन और रीज़न वाला, जिसमें आपको स्टेटमेंट ए में दिया है एक एजर्शन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिसीजिव बैटल्स ऑफ इंडिया, और इसका रीज़न है इट ब्रॉट इनटू पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स कॉल्ड मुगल्स। तो इनमें से ऑप्शंस में से
पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। दूसरा ऑप्शन है ए एंड आर दोनों ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। थर्ड है कि आर इज़ ट्रू ए इज़ फॉल्स, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं और आर जो है वो कंप्लीट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुई थी तो उसने मुगल्स को एज ए इन्वेडर इंडिया में ले आए, एज ए न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स मुगल्स को ले आए थे। नेक्स्ट, in the year of 2020 national digital health mission was launched on which following occasions? 2020 ईयर में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कौन से ओकेज़न पे लॉन्च किया गया था? ऑप्शन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, दिवाली। तो ये आपका 15 अगस्त को लॉन्च हुआ था, 15 अगस्त 2020 को। और उस दिन क्या सेलिब्रेट होता है? उस दिन सेलिब्रेट होता है आपका इंडिपेंडेंस डे। ऑप्शन नंबर 1। Next question, which Indian city experiences the least difference in average temperature between its hottest and coldest months? कौन सी इंडियन सिटी लीस्ट डिफरेंस टेम्परेचर में अपने फेस करती है बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ? मुंबई, श्रीनगर, भोपाल, दिल्ली। तो श्रीनगर में तो बहुत ठंडी होती है, भोपाल में भी ठंडी गर्मी दोनों सीज़न होते हैं, दिल्ली में भी ठंडी होती है भाई, ऐसा नहीं है ठंडी नहीं होती है। और मुंबई बचा ऑप्शन, ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। नेक्स्ट, विच थीम इनकैप्सुलेट्स Wings India 2024, the aviation expo that was inaugurated by Union Minister for Civil Aviation in January 2024? कौन सी थीम ने विंग्स इंडिया 2024 को कौन सा क्या थीम था जिसको कि इनाग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ने, और कब इनाग्रेट किया था? इन द ईयर जनवरी 2024। ऑप्शंस हैं Aviation Expo Wings India in Amritkal, shaping the future of Indian civil aviation. Aviation and sustainable development in the Indian aerospace, future possibilities in Amritkal. Advancements in aerospace, a glimpse into India's aviation future in Amritkal. Connecting India to the world in Amritkal, setting the stage for India civil aviation at the rate 2047. इसका जो थीम था वो था आपका ऑप्शन नंबर 4, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट द रेट 2047। इसी के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन कौन है? वो है श्री राम मोहन नायडू। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, श्री राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज? Option 1, an advocate of High Court for at least 10 years, a distinguished judge in the opinion of the President, a judge of High Court for at least 5 years, an advocate of Supreme Court for at least 10 years. तो इनमें से जो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है फॉर सुप्रीम कोर्ट जज वो है आपकी एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 years. ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Next, which letter code indicates mid-latitude desert climate in Köppen climate classification? Köppen climate classification में mid-latitude desert climate कौन सा कोड डिफाइन करता है? DW, CFA, BWK, EF। तो ये आपका करेक्ट आंसर है BWK, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुशन एम्परर कनिष्का who ruled from the late 1st to the early or mid 2nd century AD was the dash कुशान रूलर। तो जो कुशान एम्परर कनिष्का है इनके कौन से नंबर के रूलर थे? कनिष्का कौन से नंबर के रूलर थे? कुशान एम्परर के 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो ये आपके 3rd नंबर के रूलर थे, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कुशाना एम्पायर का फाउंडर कौन था, और वही थे आपके फर्स्ट रूलर कुजुला कर्फिसिस। नेक्स्ट, विच एंडेमिक स्पीशीज ऑफ आउल ऑफ सेंट्रल इंडिया इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ सिंस 2018? कौन सा
स्पीशीज़ ऑफ आउल है जिसको इंडेंजर्ड मार्क किया गया है IUCN रेड लिस्ट में। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? लॉन्ग ईयरेड आउलेट, बार्न आउलेट, फॉरेस्ट आउलेट, स्नोई आउलेट। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 फॉरेस्ट आउलेट। और फॉरेस्ट आउलेट के साथ साथ इसको लिटिल आउल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, in which year was the fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson? The model commonly represented cell membrane structure and dynamics. तो कौन से ईयर में ये मॉडल रिप्रेजेंट हुआ था? 1960, 1981, 1983, 1972। ये रिप्रेजेंट हुआ था आपका ईयर में 1972, प्रपोज हुआ था इन द ईयर 1972। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम? ICP का फुल फॉर्म है ये, लेड बाय द UNST, यूनाइटेड नेशन स्टैटिक्स डिवीज़न। ऑप्शन, टू इम्प्लीमेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स ग्लोबली, टू कैलकुलेट परचेजिंग पावर पैरिटीज एंड प्राइस लेवल इंडिसेस, टू प्रोड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स ग्लोबली, और लास्ट टू कलेक्ट डेटा ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो प्राइमरी गोल ICP का ये था कि वो कैलकुलेट कर सके ट्रिपल पीस और प्राइस लेवल इंडिसेस। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमीनो एसिड इज अ प्रीकर्सर टू सीरोटोनिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट्स योर एपेटाइट, स्लीप एंड मूड। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपकी एपेटाइट, स्लीप और मूड को रेगुलेट करता है? ट्राइप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मिथ्योनाइन। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 ट्रिप्टोफैन, जो कि आपकी एपेटाइट, स्लीप और मूड को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज? साउथ सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जबलपुर, सिकंदराबाद, हाजीपुर, बिलासपुर। तो ये है आपका सिकंदराबाद में साउथ सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट वाज द रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू रिलीजन? जो 2011 में सेंसस हुआ था इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हिंदू रिलीजन की कितनी थी जो कि रिकॉर्ड की गई थी? 16.8%, सॉरी ये गलत हो गया, 14.3%, 18.5%, 11.7%। तो इट वॉज 16.8% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड बाय NMDFC? NMDFC का फुल फॉर्म नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, फॉर डिजिटाइजिंग लोन अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इंटीग्रेटिंग द MIS पोर्टल, इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ मोबाइल ऐप्स फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। लोन एक्स, मिलान, डिजिट, मिलाप। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 मिलान, जिसका फुल फॉर्म है माइनॉरिटी लोन अकाउंटिंग फॉर NMDFC। NMDFC का फुल फॉर्म नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर इन इंडिया? इनमें से कौन सी एंटीसीडेंट रिवर नहीं है इंडिया में? गंगा, यमुना, कोसी, इंडस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इनमें से कौन सी एंटीसीडेंट रिवर नहीं है इंडिया में। नेक्स्ट, which substance is commonly used as an acid base indicator which turns red in acidic solutions and blue in basic solutions? कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर है, कौन सी सब्सटेंस कॉमनली यूज़ होती है एज एसिड बेस इंडिकेटर, जो रेड हो जाती है एसिडिक सोल्यूशन में और ब्लू हो जाती है बेसिक सोल्यूशन में? लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल, ब्रोमोथाइमॉल, ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लिटमस पेपर। ये रेड हो जाती है एसिडिक सोल्यूशन में एंड इट टर्न्स ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में, इन विच ईयर महात्मा गांधी लेड सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कौन से ईयर में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक पहली बार इंडिया में की थी? ऑप्शन 1917, 1919, 1918, 1920। तो ये स्ट्राइक आपकी 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं बाकी। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस
सिविल डिसोबीडियंस चंपारण मूवमेंट, जो कि कौन से प्लेस पे हुआ था? ये हुआ था बिहार में। किसने लीड किया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 1919 में आपका रॉलेट एक्ट पास हुआ था। उसी के साथ साथ 1919 में आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने लॉन्च किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। 1917 में आपका सिविल डिसोबीडियंस चंपारण मूवमेंट हुआ था। कहाँ पे? बिहार में। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास किया था और 1918 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लेड किया था और हंगर स्ट्राइक की थी पहली बार। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव अ रूलिंग दैट in case of any conflict between the fundamental rights and the directive principles, the former would prevail? कौन से इनमें से कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो प्रिवेल फॉर्मर कर सकता है? चंपाकम दुराईजान केस 1951, केशवानंद भारती केस 1973, गोलकनाथ केस 1967, मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, चंपाकम दुराईजान केस 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ दरगाह शरीफ टू विजिट द श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहले किस सुल्तान ने विजिट की थी? जलालुद्दीन खिलजी, बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये विजिट की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ट्रीटी वॉज अडॉप्टेड इन 1992 टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिपेयर फॉर इट्स इफेक्ट? कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी 1992 में अडॉप्ट की गई थी ग्लोबल वार्मिंग और उसके इफेक्ट्स को कॉम्बैट करने के लिए? वेना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट मेजरिंग अ स्पीड ऑफ 565 किलोमीटर पर आवर इन जुलाई 2023? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट किसने सेट किया था? किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, और फोर्थ ऑप्शन है सत्विक साईराज की रेड्डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट जिसकी स्पीड थी 565 किलोमीटर पर आवर जुलाई 2023 में, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी। नेक्स्ट, when did James Chadwick prove the existence of neutron, an elementary particle devoid of any electrical charge? 1920, 1932, 1941, 1955। ये 1932 में जेम्स चैडविक ने प्रूव किया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने जब लॉन्च किया था पोखरन में, तब प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जियानी ज़ैल सिंह, VV गिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो उस टाइम प्रेसिडेंट थे आपके VV गिरी, ऑप्शन नंबर 3rd। Next, who discovered the laws of levers and pulleys which allows us to move heavy objects using small forces? Laws of lever और पुलिस किसने डिस्कवर किया था जो अलाउ करता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को कम फोर्स के साथ मूव करने के लिए? आर्किमिडीज, पाइथागोरस, यूडोक्सस, डेमोक्रिटस। तो ये आपका डिस्कवर किया था आर्किमिडीज ने। अब ये वो पाइथागोरस नहीं है जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। पाइथागोरस थ्योरम किसने डिस्कवर किया था ये भी पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम डिस्कवर किया था बौद्धयाना ने। किसने? बौद्धयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोडक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैड इनिशियली इंक्रीज्ड ड्यू टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से किस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई? हमने पीछे भी ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ऑप्शन है राइस एंड कॉटन, वीट एंड शुगर केन, राइस एंड पर्ल्स, वीट एंड राइस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर राइस एंड वीट, हाँ ऑप्शन नंबर 4 वीट एंड राइस। फादर कौन था ग्रीन रिवॉल्यूशन का? MS स्वामीनाथन। और कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक ये रिवॉल्यूशन था? 1966 से लेके 1967। इसके पहले था आपका राउंड रिवॉल्यूशन जिसमें फोकस क्या था? पोटैटो। और ईयर क्या था इसका? 1965 टू 2005। इस फिर ऐसे ही ग्रे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, द वेरी फेमस वाइट रिवॉल्यूशन जिसमें मिल्क प्रोडक्शन की बात हुई थी। फादर ऑफ उस वाइट रिवॉल्यूशन कौन था? वर्गीज क्यूरिन। फिर ब्लू रिवॉल्यूशन जिसमें फिश प्रोडक्शन की बात हुई थी, उसका फादर कौन था? डॉक्टर अरुण कृष्णन। रेड रिवॉल्यूशन जिसमें मीट और टोमेटो प्रोडक्शन की बात हुई थी, उसका फादर कौन था? विशाल तिवारी। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात हुई थी। तो ये सब याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें गोल्डन रिवॉल्यूशन जिसमें फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात हुई थी और उसके फादर थे निरपक तुताज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लिबरलाइजेशन? इन ऑप्शंस में से लिबरलाइजेशन को बेस्ट डिफाइन कौन सी डेफिनेशन करती है? फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और रिमूविंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और फोर्थ स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो लिबरलाइजेशन जो है इसको डिफाइन किया जाता है एज प्रोसेस ऑफ reducing और रिमूविंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड restrictions ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Next question, in which sport did India defeat Pakistan 2-1 to lift the men's Junior Asia Cup in 2023, overtaking them in winning the maximum titles at the prestigious event? बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो इंडिया ने डिफीट किया था पाकिस्तान को इन द गेम ऑफ हॉकी, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे हमारे थर्ड रिवीजन सीरीज़ के क्वेश्चंस। प्लीज़ एक बार अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।